एक खातून को कब पता चलता है कि मेरे अंदर इस तरह का जो मर्ज है वो पाया जा रहा है, तो क्या तब्दीलियाँ आती हैं? चंद एक तब्दीलियाँ जिस तरह से कि स्किन का थिक हो जाना, किसी गिल्टी का नमूदार होना, या निप्पल के अंदर से डिस्चार्ज का आना जो कि रेड कलर का हो, ब्लड हो, निप्पल की रिट्रैक्शन हो जाना, निप्पल का साइज चेंज हो जाना। 100 में से सिर्फ एक मर्द इस मर्ज में मुब्तला होता है, जबकि 99% फीमेल ही इसका शिकार होती हैं। जो मरीज है वो अपने लोकल में कहाँ पे राब्ता कर सकता है? MBBS सिंपल ग्रेजुएट पर्सन के पास भी आप जा सकते हैं। THQ, DHQ, बाद में फिर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स आते हैं, जिस तरह से गंगाराम है, मेयो अस्पताल, जिन्ना हॉस्पिटल। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद नईम दीरत है। नई बात डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक हसास मौजू के बारे में बात करेंगे, जो है ब्रेस्ट कैंसर, जो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ मर्ज है। इसके बारे में आपको हम रिपोर्ट बताते हैं। रिपोर्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरा वारिस, जो कि गंगाराम के अंदर रजिस्ट्रार हैं सर्जिकल वार्ड यूनिट 2 में। तो पहले आपको रिपोर्ट बताते हैं। डब्ल्यू हेल्थ की 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के दीगर अक़साम के मुकाबले में 24% जो ख़वातीन हैं ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ज़्यादातर उनमें जो एज बताई जा रही है वो 30 से 34 साल की उम्र की ख़वातीन हैं। अगर इस बीमारी का रास्ता ना रोका गया तो 2025 में इस मर्ज यानी ब्रेस्ट कैंसर में 60% तक इजाफा हो सकता है। ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और अगर डव मेडिकल रिपोर्ट अगर आपको बताई जाए तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हर 9वीं खतून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज है, उसमें लाहिक है। और पिंक रिबन की ये सालाना रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि 2020 में 90,000 ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हुई, जिनमें 40,000 ख़वातीन ज़िंदगी की बाजी हार गई। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि बरे-आज़म एशिया में ये ब्रेस्ट कैंसर का जो मर्ज है वो तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहा है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है गंगाराम से डॉक्टर इकरा वारिस को, जो कि गंगाराम में बतौर सर्जिकल यूनिट 2 में काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मर्ज तेज़ी से बढ़ रहा है, आपसे जानना ये चाहेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में? जो अदाद-ओ-शुमार हैं और रिसर्च के मुताबिक इसकी कुछ वजूहात मॉडिफाइबल हैं, यानी कि जिनको हम लोग तब्दील कर सकते हैं, और कुछ वजूहात इसकी ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। लाइक एज और फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी आप अंदाज़ा यूँ कर सकते हैं कि हर 100 में से सिर्फ एक मर्द इस मर्ज में मुब्तला होता है, जबकि 99% फीमेल ही इसका शिकार होती हैं। बाकी जो फीमेल जेंडर में भी ख़ास तौर पर एक एज ग्रुप है जिसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है मोर देन 50 ईयर्स। लेकिन आजकल के जो हम लोग जिस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं और सारे स्टैट्स चेंज हो रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल और जो जिस तरह से केमिकल्स के साथ हमारा एक्सपोजर है, इन सारी चीज़ों की वजह से ये एज ग्रुप भी अब लिमिटेड हो गया है। अब हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि 30 इयर्स की या 30 से 35 इयर्स की फीमेल में भी ये जो है ना लाहक हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मर्ज है ये ख़वातीन में तो पाया जाता है, क्या ये मर्दों में भी पाया जाता है और क्या ये पैदाइशी हो सकता है? नहीं, ये मर्दों में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ 1 to 1.5% तक जो है मेल उनमें पाया जाता है। और जब मेल में ये पाया जाता है तो तब हम लोग उनके जेनेटिक स्टडी लाजमी करते हैं, क्योंकि अगर मर्द में ये होगा तो इसका मतलब है कि उनकी फैमिली में ये चीज़ रन करती है, हेरिडेटरी है ये। उनके जीन्स का मुताला करना फिर बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इब्तदाई तौर पे एक खातून को कब पता चलता है कि मेरे अंदर इस तरह का जो मर्ज है वो पाया जा रहा है, तो क्या तब्दीलियाँ आती हैं? वक्त के साथ साथ और उम्र के साथ साथ कुछ तब्दीलियाँ बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। और लेकिन अगर
आपको नॉर्मल तब्दीलियों के अलावा चंद एक तब्दीलियाँ, जिस तरह से कि स्किन का थिक हो जाना या किसी लम्प का महसूस होना, किसी गिल्टी का नमूदार होना, या निप्पल के अंदर से डिस्चार्ज का आना जो कि रेड कलर का हो, ब्लड हो, उसके अलावा निप्पल की रिट्रैक्शन हो जाना, निप्पल का साइज़ चेंज हो जाना, या इस तरह से कोई भी तब्दीली रूनमा हो, माल्टे के छिलके की तरह की अगर उसमें तब्दीली आ जाती है, यानी कि डिम्पल्स जगह जगह पे आ रहे हों, तो इस तरह की तब्दीलियाँ नॉर्मल नहीं होती। लेकिन हमारे अमूमन ये तसव्वुर किया जाता है कि ब्रेस्ट में पाया जाने वाला हर एक लंप या हर गिल्टी वो ही ब्रेस्ट कैंसर का हो सकती है। इस तरह से नहीं है, सिर्फ 10 में से एक लंप इस तरह का होता है कि जो कैंसर का बायस हो, और ये बहुत सख्त होता है और इसकी चंद एक अलामात होती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है। यूजुअली ये देखा जाता है कि जब भी कोई भी आपको गिल्टी नमूदार होती है तो उसकी एक ट्रिपल असेसमेंट होती है। ट्रिपल असेसमेंट के 3 हिस्से होते हैं। उसमें से पहला हिस्सा होता है हिस्ट्री, और आपने मुआयना करना है, मरीज़ की आपने हिस्ट्री लेनी है और साथ में उसका मुआयना करना है। सही है। और हिस्ट्री और मुआयने पे ही आपको 99% चीज़ों का पता चल जाता है। बाकी जो 1% होता है उसकी हम लोग देखते हैं कि एक्सरेज करवाते हैं, जिसको मेमोग्राफी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और उसके बाद हमने टिश्यू बायोप्सी करनी होती है, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं उस लम्प का और उसका फिर हम मुआयना करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उससे पता चलता है कि ये कैंसर है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जब एक जो मरीज़ है उसको पता चल जाए मेरे अंदर ये सिम्टम पाई जाती हैं, यानी अलामात, तो सबसे पहले उसको क्या काम करना चाहिए? उसे जो ही आपको नॉर्मल रूटीन से हट के कोई भी चीज़ आपको महसूस होती है या छाती में कोई ऐसी तब्दीली महसूस होती है जो आपको नॉर्मल नहीं लग रही होती, तो आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से लेके जाने के बजाय हम लोग हकीमों और जो मोहल्ले के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लेके चले जाते हैं, और हमने बहुत ऐसे मरीज़ देखे हैं जो उस स्टेज में आते हैं जब वो बिल्कुल स्किन को इन्वॉल्व कर लेता है, और स्किन को इन्वॉल्व करने पे जब इसमें ऐसे हिचकिचाहट होती है, ये मसला ऐसा सेंसिटिव है, तो इसके बारे में कोई गाइडलाइन दे लोगों को। देखें, हिचकिचाहट होना लाजमी सी बात है, और हम एक जिस तरह से मशरकी जो है वो हमारे अंदर एक रुझान है, और इस तरह से एक शर्म का पहलू होता है। हया डेफिनेटली ईमान का हुस्न है, लेकिन ये है कि सेहत के मामले में, और जबकि आपको आपका जिस्म अल्लाह ताला ने अमानत दिया हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपना भी ख्याल रखें, और ये भी आपकी अमानत में ही शुमार होता है, तो आपको उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। हम हर तरह से सोशल मीडिया पे मवाद देख लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो ही सेहत का मामला आता है हम इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जो मरीज़ है वो अपने लोकल में कहाँ पे रब्ता कर सकता है, किन किन हॉस्पिटल के अंदर और किन इदारों के अंदर इसका इलाज मुमकिन है नज़दीक? सबसे पहली बात तो ये है कि राब्ता किस किस से कर सकता है। कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक MBBS सिंपल ग्रेजुएट पर्सन के पास भी आप जा सकते हैं, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। वो किसी BHU पे भी बैठा हो सकता है, THQ, DHQ, बाद में फिर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स आते हैं, जिस तरह से गंगाराम है, मेयो अस्पताल, जिना हॉस्पिटल, या आपके जो भी आपके नज़दीकी गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक मेरिट के साथ हमें पता होता है कि ये डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ पे जाके वो रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे अपना एक दफ़ा मुआयना करवा सकते हैं, क्योंकि मुआयना और जब आप हिस्ट्री देते हैं ये दो चीज़ें आपको 99% डायग्नोसिस क्रिएट कर देती हैं। कहा जाता है ये जो कैंसर है एक महंगा इलाज है, तो क्या ये भी एक हो सकती है वजह कि लोग घबराते हैं डॉक्टर के पास जाने से? डेफिनेटली ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डायलेमा है, और साथ में ये है कि हमारे जिस तरह से मुआशरती फैक्टर्स हैं और जिस तरह से हम लोग एक इकनॉमिकली बहुत वीक हैं और हमारी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उस हवाले से परेशान हो जाती है। जो ही एक मसला आता है तो वो हकीम के पास जाना प्रेफर ही सिर्फ इस वजह से करते हैं कि वहाँ पैसे कम लगते हैं। अर्ली स्टेजेस पे जब आप डायग्नोज कर लेते हैं तो आपका इलाज सस्ता, मुअस्सर और काफ़ी ट्रीटेबल होता है। लेकिन जो ही आप उसको बढ़ाते चले जाते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो महंगा होता चला जाता है, बल्कि उसमें फिर ट्रीट करने के लिए आपके पास आपके हाथ में चीज़ें कम रह जाती हैं। लाइक अगर किस स्टेज पे ये जो कैंसर मर्ज है इसको आप कह सकते हैं काबिल इलाज है? देखिए, स्टेज 1, 2, 3, 4 ये
आम अवामुन्नास को समझ नहीं आ सकती इसकी। तो इसको मैं एक सिंपल से तरीके से बताना चाहूँगी कि जब गिल्टी नमूदार होती है उसका साइज़ बहुत कम होता है, साथ में आपने छाती के साथ साथ बगल का मुआयना भी करना होता है। जब छाती के अंदर गिल्टी होती है और उसका साइज़ छोटा होता है तो आपको उसी वक्त किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और वहाँ पे अगर तो आपकी उम्र 40 साल से कम है तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अगर 40 साल से ज़्यादा है मैमोग्राफी करवाएंगे और साथ में उसका एक टुकड़ा लेके उसका टेस्ट करवाएंगे जिसके ऊपर आपको कंफर्म होगा कि ये कैंसर है या नहीं। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि 10 में से सिर्फ एक गिल्टी जो होती है वो कैंसर है। तो इस तरह से जब वो एक डायग्नोसिस बना लेंगे तो उसके बाद सर्जरी, बिल्कुल स्टार्ट में आप सर्जरी के ज़रिए से उसको ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ उतना हिस्सा निकाल के उसके बाद आप उनको कीमो लगवा के तो वो बंदा अपनी ज़िंदगी बाकी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है नॉर्मल लोगों की तरह। लेकिन जो ही आप उसको बिल्कुल इग्नोर करते चले जाते हैं, जब ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज होती हैं तो डेफिनेटली कैंसर तो होती ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है। मतलब ये कि बेकायदा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है जो नॉर्मल सेल्स होते हैं। तो जब वो अनकंट्रोल होती है तो उसने रुकना नहीं होता, उसने फिर बढ़ते चले जाना होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसने बगल में जाना है, दूसरी छाती में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, दिमाग में, हड्डियों में। तो स्टार्ट में ये होता है कि जब अगर छाती में होगा तो हम उसकी सर्जरी कर देंगे, लेकिन जो ही जब फैलना शुरू हो जाता है तो फिर सर्जरी करना भी मुश्किल हो जाता है और सर्जरी के कोई खातिर खा फ़ायदे नहीं होते। फिर हम लोगों को कीमो और रेडियो की तरफ जाना होता है और कीमो और रेडियो के तो डेफिनेटली अपने नुकसान भी होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ कि हमारे यहाँ एक मिथ होती है कि जब कीमो लगवाएंगे यानी कि टीके लगवाएंगे या फिर शुआएं लगवाएंगे तो उसकी वजह से बीमारियां भी लगनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हम हर चीज़ और हर इलाज में रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स देखते हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। लाइक अगर कीमो हम लोग लगवाते हैं उसमें नो डाउट इस तरह से होता है कि बंदे की कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, बीमारियां लगने की सलाहियत बढ़ जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जो कैंसर आपके लिए एक तंगी क्रिएट कर रहा होता है या जो आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा होता है, पूरे जिस्म में फैल होता है, वो रुक जाता है। बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल आप कर सकते हैं अच्छे लाइफस्टाइल से। आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीविटामिन्स लेके, एक्सरसाइजेज करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, लेकिन यह है कि अगर आप उसको रोक देते हैं तो कैंसर फिर आपके लिए अनट्रीटेबल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इसका फ्री इलाज कर रहे हैं? जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो इसका इलाज फ्री कर रहे हैं। जिस तरह से गंगाराम की अगर बात करते हैं, जहाँ पे मैं खुद काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमारा एक ब्रेस्ट क्लिनिक है जो कि आउटडोर में है और डेली बेसिस पे वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा सैकड़ों मरीज़ चेक करते हैं। हम लोगों के पास फैसिलिटी जस्ट कीमो की है कि हम लोग रेडियोथेरेपी नहीं करते, इस वजह से हम इलाज करते हैं उनका, वहाँ पे डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके अलावा सर्जरी करते हैं और कीमो लगवाते हैं। बाद में हम लोग रेफ़र करते हैं रेडियो के लिए वो मेयो हॉस्पिटल में, इनमॉल हॉस्पिटल में या शौकत खानम में। लेकिन शौकत खानम की एक बात है कि वो बस स्टेज 1 और 2 को ट्रीट करते हैं, जब वो स्टेज 2 से ऊपर चला जाता है तो वो उसको ट्रीट नहीं करते हैं। उसके लिए फिर मरीज़ हमारे पास आते हैं या इनमॉल जाते हैं, मेयो जाते हैं, जिना है इसके लिए, ये वाले हॉस्पिटल्स हैं। तो आप ये बताएं कि अगर एक मरीज़ जो है वो थोड़ी देर का देता है तो कितना ख़तरनाक ये मर्ज़ हो सकता है? फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि सेहत आपके लिए, आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है, इसका ख़ास ख्याल रखें। और इसके हवाले से आप जिस कदर अहम हो सकते हैं कोई अहम नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले चंद एक चीज़ों के बस ख्याल रखना होगा। लाइक आपको, अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपको हर महीने की पहली तारीख को अपने लिए एक दिन मखसूस कर लें कि आपने इनका मुआयना करना है, अपनी छाती का मुआयना करना है और छाती के मुआयने के साथ अपने बगल का मुआयना ज़रूर करना है। अगर आपकी फ़ैमिली में किसी खाला, फुफ्फो, नानी, दादी या किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर कैंसर हुआ है तो आपने लाजमी तौर पर अपना मुआयना 25 साल की उम्र के बाद बाकायदगी से हॉस्पिटल से करवाना है। सालाना की बुनियाद पर आप मैमोग्राफी करवाएंगे और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो फिर भी आपने सालाना मैमोग्राफी करवानी है, लेकिन माहाना आपने अपना मुआयना खुद करना है। इसके लिए ये होता है कि माहवारी के पहले दिन आपने अपना मुआयना करना है, लेकिन वो वाली औरतें जिनको नहीं, जिनकी ख़त्म हो जाती हैं या मेनोपॉज़ल होती हैं, उनको वैसे महीने की पहली तारीख में मुआयना करना चाहिए। कोई भी तब्दीली, स्किन में तब्दीली है, कोई गिल्टी नमूदार होती है, कोई डिस्चार्ज आता है यानी कि कोई मवाद निकलता है या कोई भी इस तरह का आपको एबनॉर्मेलिटी लगती है तो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना है।
उसके अलावा एक बात जहन में रखिएगा, चंद एक मराहल सिर्फ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आप काबिल इलाज बना सकते हैं, और ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर इसमें आप लापरवाही बरतेंगे तो ये सारी चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया इकरा वारिस साहिबा, हमें आपने टाइम दिया और गोनागो मसरूफियात से टाइम निकाल के हमारे पास आए। बात यही है कि कुछ रिश्ते जो हैं ज़िंदगी में वो बड़े लाइफलाइन की हैसियत रखते हैं। अगर वो रिश्ते ख़त्म हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी सरतान ज़दा हो जाती है। इनमें बहन भाइयों का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता बड़ा मुकद्दम है, जिसमें माएँ जो हैं वो बड़ी अहम गर्दानी जाती हैं, क्योंकि माँओं के बग़ैर जो घर है वो कब्रिस्तान लगता है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि दोज़ख बन जाती है। तो हमने माँओं की कदर करनी है, हमने बेटियों की कदर करनी है, हमने अवेयरनेस कैंपेन चलानी। तो आज हमारा मकसद यही था कि इस पैगाम के ज़रिए से आप लोगों को आगाही दी जाए, ताकि आप बर वक्त इसका मुआयना कर सकें, इस मर्ज़ की तशख़ीस कर सकें और इलाज कर सकते, ताकि हमारी माएँ बहनें महफूज हो सकें। एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक नईम दीरत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।